गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी आदरणीय शिक्षक गण एवं जो भी अतिथिगण अभी इस समय ऑनलाइन मौजूद हैं, इस फेसबुक लाइव के जरिए हों या यूट्यूब में हों या जूम ऐप के जरिए हों, आप सभी को मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत सम्मान एवं अभिनंदन करता हूं। और आज की ये जो चर्चा जो रखी गई है, आज का जो विशेष सेशन रखा गया है वो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट के बारे में रखा गया है, जिसे बाल संसद कहा जाता है। तो इस इनोवेशन पर हम आगे बढ़ेंगे आप सभी के साथ इस डिस्कशन फोरम पे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये बाल संसद जो एक इनोवेशन है, बहुत ही छोटा सा इनोवेशन है, लेकिन कैसे ये बाल संसद के जरिए पूरे भारतवर्ष में या यूं कहें जहां कहीं भी किसी भी विद्यालय में जब बाल संसद को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसे लागू किया जाता है, तो इसके जरिए कैसे न केवल स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, कम्युनिटी, स्कूल सभी को एक साथ स्ट्रेंथन किया जाता है, मजबूत किया जाता है, और कैसे ये बाल संसद विद्यार्थियों के शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियों दोनों को सुचारू रूप से बेहतर बनाती है। तो इस सेशन पर हम सभी बने रहेंगे और साथ ही साथ इस बदले परिवेश में जो अब हम धीरे धीरे हमारा एजुकेशन की जो हमारी जो पद्धति है, ये जो शिक्षा प्रणाली है, इसे हम बाल संसद एक अहम भूमिका निभा सकती है और निभा रही है। असंख्यों शिक्षक हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में जो इस चिल्ड्रंस पार्लियामेंट को बड़े ही अनोखे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनका क्रियान्वयन कर रहे हैं और हमें उन सब का रुझान मिला है। और आज इसी पर आधारित चिल्ड्रंस पार्लियामेंट पर आधारित इस सेशन को मैं गौतम कंटिन्यू कर रहा हूं और आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभी हमारे सेशन में कई लोग जुड़ चुके हैं, अभी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस सेशन को जो बाल संसद चिल्ड्रंस पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, इस सेशन को अच्छे से आप सभी सुने और हमारे साथ डिस्कशन में बने रहें। एट द एंड इस बाल संसद से जुड़ी अगर कोई भी सुझाव आपके पास हो, किसी भी प्रकार का, अगर आपके पास कोई अन्य यूनिक कोई इनोवेटिव आइडिया हो जो बाल संसद के जरिए आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस सेशन के एंड में आप जरूर चर्चा परिचर्चा में भाग लें और जरूर अपने राय को रखें। तो चलिए आप सभी को फिर से सुप्रभात और कंटिन्यू करते हैं चिल्ड्रंस पार्लियामेंट बाल संसद। तो ये जो बाल संसद है, नवाचार है। सबसे पहले ZIIEI प्लेटफॉर्म पे उत्तर प्रदेश की नवाचार पुस्तिका 1 के जरिए हम तक आया था। सबसे पहले जो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश की पहली जो नवाचार पुस्तिका जो हमने प्रकाशित की थी, संकलित जो हुई थी, उसके जरिए बाल संसद आया था। और उसके बाद से लगातार दिन ब दिन हमेशा इस इनोवेशन पर कई अपडेट्स आए हैं और लगातार इसके बहुत ही प्रभावी परिणाम, इसके काफी वाइटल वे में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन और आउटपुट देखे गए हैं, पॉजिटिव आउटकम्स। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि ये जो सीरीज रखी गई है इनोवेटिव आइडियाज की, ZIIEI सेशन की, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, आप सभी जितने भी शिक्षक गण हैं या अतिथिगण हैं या जो भी बुद्धिजीवी हैं, आप सभी से मेरा ये विनम्र विनती है कि आप अगर अभी इस सेशन को लाइव देख रहे हों, चाहे जूम ऐप के जरिए देख रहे हों, फेसबुक लाइव पर देख रहे हों या यूट्यूब पे देख रहे हों, अगर आप सभी इनोवेटिव आइडियाज को अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे अपडेट करना चाहते हैं या अपने आइडियाज को हम तक डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं, तो रोज सुबह 11 बजे जूम ऐप में ये सेशन रखी जा रही है और दिन ब दिन हम नए नए इनोवेटिव आइडियाज पर भी डिस्कशन करेंगे। जितने इनोवेटिव आइडियाज हमारे ZIIEI प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, उन पर भी हम बारी बारी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक मंच होगा जिसके तहत हम आप सभी से जुड़ पाएंगे और साझा हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक बेहतरीन, बड़े ही रोमांचक नवाचार जिसका नाम है बाल संसद, जिसे कहते हैं चिल्ड्रंस पार्लियामेंट।
तो किसी भी नवाचार के बारे में डिस्कशन करने से पहले उसकी 3 बातें जो होती हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, जिस पर विचार करना बड़ा जरूरी होता है। सबसे पहली बात कि जो इनोवेशन है वो इनोवेशन आया क्यों, उस इनोवेशन का ओरिजिन क्या था, क्या ऐसी समस्याएं थी किसी शिक्षक ने जो जिसे फेस किया हो, और उन चुनौतियों को फेस करने के दौरान उन्हें जो एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो इनोवेशन होना चाहिए, और उस चुनौती के बारे में, उस खास जो समस्या को उन्होंने फेस किया, उस समस्या के बारे में बताना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो पहला पॉइंट है उन सभी शिक्षकों को कनेक्ट कर पाएगा, जितने भी टीचर्स हैं पूरे भारतवर्ष में या ग्लोबली जो इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, वो कनेक्ट हो सके अपने आप। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए किसी इनोवेशन की, वो ये जो इनोवेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे बहुत ही सरल और सुगम तरीके से किया जा सके। किसी भी विद्यालय में जब कभी भी किसी भी शिक्षक के पास कोई इंटेंशन केवल क्रिएट हो कि हाँ वो अपने विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहता है, अपने स्कूल के जो एजुकेशन की क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसे उस इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जीरो इन्वेस्टमेंट पर ही आधारित होना चाहिए, अर्थात जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे विद्यालय में, समुदाय में, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमें उनका समावेश करना है, उनको यूटिलाइज करते हुए एक बेहतर शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू वो है कि किसी भी इनोवेशन से जो क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में ये आउटपुट दे रहे हैं, ये शिक्षकों को लाभ पहुंचा रहे हैं, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, या समुदाय को लाभ पहुंचा रहे हैं, या विद्यालय प्रबंधन को पहुंचा रहे हैं, किस क्षेत्र में और किस तरह पहुंचा रहे हैं। तो किसी भी इनोवेशन में हम इन 3 बातों का बहुत ही खास ख्याल रखें। अब चलिए बढ़ते हैं, सभी लोग जुड़ चुके हैं अब तक हमारे सेशन में, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये बाल संसद, तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगी बाल संसद आया कैसे। एक बहुत ही छोटी सी मैं घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगा आप सभी के साथ। एक शिक्षक महोदय थे, वो अपने विद्यालय में केवल स्वयं अकेले ही एक शिक्षक थे, क्योंकि उनका विद्यालय एकल शिक्षक पर आधारित था। तो एकल शिक्षा पर आधारित थी, तो वो स्वयं एक शिक्षक थे, वही पढ़ाते थे, वही हेडमास्टर थे, वही टीचर थे। स्कूल के सभी गतिविधियों का संचालन वो स्वयं अकेले किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो शिक्षक महोदय विद्यालय, चूंकि उनका विद्यालय रोज 9 बजे घंटी लगती थी, उसके बाद प्रार्थना होती थी, रोज का एक क्रम था, और प्रार्थना सभा के बाद विद्यालय में जो पठन पाठन की क्रिया आगे बढ़ती थी। एक दिन ये शिक्षक महोदय विद्यालय पहुंचने में 1 घंटा लेट हो गए। 9 के बजाय 10 बजे ये विद्यालय पहुंचते हैं। जब ये विद्यालय पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, क्या सभी बच्चे आज विद्यालय में मन लगा करके पढ़ रहे होंगे? नहीं, आधे से ज्यादा विद्यार्थी तो घर चले गए। उन्हें लगा कि आज तो मास्टर साहब आने ही वाले नहीं है, आज मास्टर साहब आने वाले नहीं है, आज तो छुट्टी है। वो सभी फ्रेंच लीव एंजॉय करने चले गए। और जो बच्चे विद्यालय में थे उनमें से ज्यादातर बच्चे तो कक्षा के बाहर दौड़ रहे थे, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ा है, कोई दीवार लांघ रहा है। तो ये जो स्थिति जब शिक्षक ने देखा तो उन्हें लगा ये क्या हो गया बच्चों को, आज तो कोई अनुशासित भी नहीं है। और जब उन्हें तो घोर आश्चर्य हुआ जब उन्हें ये पता चला कि आज तो प्रार्थना भी नहीं हुई। ये प्रार्थना, ये असेंबली जो बच्चे स्वयं करते हैं अपने विद्यालय में, डे टू डे, एवरी डे, सभी बच्चे स्वयं स्वशासित हो जाते हैं और अच्छे तरीके से वो प्रार्थना रोज खुद किया करते थे, आज क्यों नहीं किया? तब शिक्षक के मन में एक विचार था आया, उनका विचार का उदय हुआ कि कहीं ना कहीं हम शिक्षकों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम विद्यार्थियों को जिम्मेदारी का बोध करा सके, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बना सके और उनमें नेतृत्व की क्षमता का बोध करा सके। इसी सोच के साथ हमारे शिक्षक महोदय, हमारे नवाचारक ने एक विचार लाया, इनोवेटिव आइडियाज लाया, जिसका नाम रखा बाल संसद। और ये बाल संसद एक ऐसा इनोवेशन है, इतना बेहतर इसके परिणाम देखने को मिलते हैं, एक ऐसा नवाचार है जिसके तहत विद्यालय प्रबंधन में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बनाए जाने का नवाचार है बाल संसद।
मैं ये कहना चाहूंगा कि बाल संसद एक ऐसा इनोवेशन है कि उसमें बाल संसद एक ऐसा नवाचार है जिसके तहत विद्यालय में या कक्षा में शिक्षक के अभाव में भी शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियां प्रभावी तरीके से चलाए जाने का नवाचार है बाल संसद। अर्थात बच्चे सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट को गजब तरीके से इंजॉय कर सकते थे और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बाल संसद इस नवाचार पर। चूंकि इसका नाम ही है बाल संसद, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, तो ये जो पार्लियामेंट होती है यहाँ पर, इस पार्लियामेंट में क्या होता है, इसके भी अध्यक्ष होते हैं जो स्पीकर होते हैं, बच्चे ये होंगे। इसमें प्रधानमंत्री होंगे, बच्चे ये होंगे। तब इसके साथ ही कई तरह के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की समितियां होती है और इन सभी समितियों में इनके मंत्री विद्यालय के बच्चे ही होते हैं। ये जो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का जो निर्माण किया जाता है, ये जो हमारे नवचारक ने सुझाया, उन्होंने बताया कि चिल्ड्रंस पार्लियामेंट को 3 तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। इसके निर्माण, हाउ टू कंस्टिट्यूट अ चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, उन्होंने बताया 3 वेज। पहला उन्होंने बताया वोटिंग सबसे अच्छा जरिया है। वोटिंग के जरिए हम बच्चों को न केवल उनके वोट का इंपॉर्टेंस उन्हें बता सकते हैं, बल्कि बच्चे जिम्मेदार भी होते हैं और वो बेहतर नागरिक बन सकते हैं आगे चल करके। और वोटिंग के जरिए बच्चों को चिल्ड्रंस पार्लियामेंट कराया जा सकता है। दूसरा तरीका टीचर ने बताया कि एक नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में भी जितने भी सदस्य होते हैं, क्या वो सभी हमारे द्वारा चयनित होते हैं? नहीं, कुछ जा सकता है। इस प्रकार की जब गतिविधियों का संचार किया जाता है विद्यालय में, तो जाकर के बेहतर बाल संसद का निर्माण होता है और बच्चे अपने आप में स्व अनुशासित महसूस करते हैं और बच्चे भी अब विद्यालय प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, बाल संसद का निर्माण तो हो गया, लेकिन ये बाल संसद का निर्माण जो किया गया, आखिर किया क्यों गया, विद्यालय में क्यों, क्या जरूरत पड़ी, क्यों बनाया गया ये कमेटी, क्यों बनाए गए इतने सारे मंत्री? कारण ये है कि विद्यालय में ताकि बाल संसद की, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट की एक बैठक कराई जा सके। बैठक महीने में 1 दिन, महीने में 2 दिन या साप्ताहिक भी की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि विद्यालय किस चुनौतियों से गुजर रहा है या किसी प्रकार का कोई खास कार्यक्रम का आयोजन यदि होने वाला हो। तो ये जो बैठक होती है, ये बैठक भी त्रिशंकु होती है चिल्ड्रंस पार्लियामेंट की, ये ट्रायंगुलर शेप में होती है। आई मीन टू से कि इस बैठक में क्या होती है कि चिल्ड्रंस पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं कई तरह की समिति, जैसे कि होम कमेटी है, एजुकेशन कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है, एलुमिनी एसोसिएशन कमेटी है, इस तरह से 9 कमेटीज हमारे इनोवेटर्स ने बनाया था, करीब 9 समिति। हो सकता है आप 5 समिति बनाए या हो सकता है आप 20 समिति बना ले, डिपेंड करता है कि आपके विद्यालय में अगर आप ये नवाचार इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपके विद्यालय में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से ऐसे चुनौतियां हैं जिनसे सामना करने के लिए आप समिति बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक ने समिति बना दी। तो अब बाल संसद की जो बैठक है, इसमें बाल संसद की समिति के जो बच्चे हैं वो एक और बैठते हैं, एक पैनल, और दूसरे पैनल में कौन होते हैं, विद्यालय के प्रधान, जो प्रधान अध्यापक हैं,
विद्यालय के जो शिक्षक हैं, शिक्षकगण दूसरे पैनल में बैठते हैं। और तीसरे पैनल पर कौन होता है, आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल आपका अंदाजा सही है, तीसरे पैनल पे इन विद्यार्थियों के अभिभावकगण हैं। क्योंकि अगर महीने में एक दिन बाल संसद का बैठक किया जाता है तो शिक्षक ऐसा करते हैं कि उसी समय अभिभावकों का जो संपर्क दिवस भी, मतलब पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग को भी अरेंज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, अभिभावक भी बैठे हैं, ये विद्यार्थी बाल संसद के मेंबर भी बैठे हैं और शिक्षकगण भी बैठे हैं। और यहाँ पर क्या होता है डिस्कशन में कि सभी बच्चे विद्यालय की जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं इनके बारे में बात करते हैं और अब न केवल अपनी चुनौतियों को रखते हैं उस मंच पर। अब देखिए ये बच्चे शिक्षक के पैनल के बिल्कुल समकक्ष बैठे हुए हैं और विद्यालय की जो समस्या है, जो भी बातें हैं, उनको केवल न केवल सामने रखते हैं बल्कि इन समस्याओं का क्या रचनात्मक समाधान हो सकता है, उनके क्रिएटिव सॉल्यूशंस को भी रखते हैं। तो इस पर भी हम निगाह डालेंगे थोड़ी देर पे। और अब मैं आगे लेकर के चलना चाहूँगा कि हमारे जो नवचारक ने, जो उत्तर प्रदेश के नवचारकों ने जो 9 समितियां बनाई थी वो कौन कौन सी थी, एक बार मैं बताना चाहूँगा। पहली समिति उन्होंने बनाई थी, देखिए बाल संसद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तो है, इसके अलावा 9 समितियां। पहली समिति गृह समिति, होम कमेटी, होम एंड अफेयर कमेटी। इसका काम क्या है, पूरे विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था को कायम रखना। अगर किसी प्रकार के अनुशासनिक कोई गतिविधि होती है विद्यालय में, किसी प्रकार का कोई सर्कुलर निकालना हो, नोटिस निकालना हो, ये गृह समिति एक्टिव हो जाती है और ये कार्य करती है। तो इस तरह से शिक्षक गृह समिति को यूज कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बनाया शिक्षा समिति, एजुकेशन कमेटी। अब सोचिए कोई ऐसा भी विद्यालय है जहाँ केवल अकेला एक ही शिक्षक है, तो उनके पास एक बेहतर सहयोग मिल जाता है एजुकेशन कमेटी। हो सकता है कभी क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट करना हो बच्चों में, या आंसर शीट उनसे कलेक्ट करना हो, या कभी कहीं अटेंडेंस लेना हो, या हो सकता है जूनियर कक्षा में सीनियर बच्चों की मदद के जरिए ये जो एजुकेशन कमेटी है, हो सकता है कुछ क्लास को कंडक्ट कर ले। इससे न केवल उन जूनियर बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, देखो उनके सीनियर कक्षा के भैया उनको कितना अच्छा बता रहे, बल्कि सीनियर कक्षा के बच्चे, जो एजुकेशन कमेटी के जो बच्चे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दूसरा, तीसरा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। देखा गया है कि जो स्कूल में जो बच्चे आते हैं प्राइमरी में, खासतौर से ये देखा गया, या जरूर नहीं हो प्राइमरी, ये देखा गया है कि ग्रामीण परिवेशों में खासतौर से हाइजीन के प्रति बच्चे बहुत ज्यादा, उनमें अवेयरनेस नहीं होता है, पेरेंट अवेयर नहीं होते, बच्चे जैसे तैसे चले आते हैं, क्लीनलीनेस के बारे में नहीं पता उन्हें, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं। तो ये हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी का कार्य होता है कि ये जो कमेटी के बच्चे हैं, ये पूरे विद्यालय के सभी बच्चों के बीच स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से के प्रति जो जागरूकता बनाए, ये मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि कैसे विद्यालय को हमें स्वच्छ रखना है। इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, जैसे कॉटन बॉक्स तो होते हैं जो मिड डे मील में सामग्री आते हैं, तो कुछ कॉटन बॉक्स को इन्होंने क्या किया, छत से रैपर लगा करके एक डस्टबिन की तरह क्रिएट कर लिया बच्चों ने, और स्कूल के कॉरिडोर में लगा दी। और सभी बच्चों को ये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो समिति, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी, इन्होंने मोटिवेट किया कि अगर आप सभी, उन्होंने कहा बाकी सभी बच्चों को, अगर किसी भी विद्यार्थी के इर्द गिर्द अगर कोई भी पेपर का टुकड़ा, कोई भी कुछ भी अगर दिखाई देता है तो उठा करके इस डस्टबिन में डालें। तो इससे क्या होता है, बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हो गए। दूसरा, तीसरा होगा। चौथा, खेल कूद समिति। अब खेल कूद समिति में भी देखा जाता है कि शिक्षक महोदय पढ़ाने के उपरांत खेल कूद के दौरान में भी, खेल की घंटी में भी बच्चों के बीच छड़ी लेकर के खड़े हो जाते हैं, ऐसे खेलो वैसे खेलो बता रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, खेल कूद समिति में जिस बच्चे में बेहतर खेल कूद के प्रति रुचि और योग्यता थी, उसे खेल कूद समिति का न केवल मंत्री बनाया गया, बल्कि उनके जो सहयोगी सदस्य हैं वो सभी मिलकर विद्यालय के सभी बच्चों को गेम करवाते हैं, पूरे नियमबद्ध तरीके से कराते हैं, पूरे अनुशासित रूप से कराते हैं, जो भी खेलकूद की सामग्रियां हैं उनका रख रखाव करते हैं। ये खेलकूद समिति जब एक्टिवेट होकर बच्चों के बीच रही, तो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि और कौन कौन से ऐसे नए खेल हैं जिसका आयोजन हम अपने विद्यालय में करा सकते हैं, और किस बच्चे में किस खेल के प्रति जो रुझान है, या किस में कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, इसको ढूंढना, इसको पहचानना इस समिति का कार्य होता है। तो खेलकूद समिति ने भी अपना बेहतर कार्य यहाँ पर किया, इसके जरिए खेलकूद का आयोजन बेहतर तरीके से होने लगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो है कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।
समिति, कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति इसे कहते हैं। आर्ट एंड जो आपका कल्चरल कमेटी, आर्ट एंड कल्चरल कमेटी का विशेष कार्य यह है कि पूरे विद्यालय में जब कभी भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन कौन से मतलब कार्यक्रम रखे जाए, उसके प्रतिभाग कौन कौन होंगे, जिन बच्चे में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक या कला संबंधी कोई रुझान होता है, जिनमें रुचि होती है या योग्यता होती है, वैसे बच्चों को मौका देना और उनको अप्रिशिएट करना कमेटी के काम। और बहुत ही वाइटल पार्ट में आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन प्रातः काल में सबसे पहले जो प्रार्थना होती है, कहीं न कहीं सांस्कृतिक और कला समिति इस प्रार्थना को तो बहुत ही बेहतर बना देते हैं, मधुर बना देते हैं, क्योंकि बच्चे अभी सांस्कृतिक एवं कला समिति क्या कर, जैसे घंटी लगी वो प्रांगण में सुव्यवस्थित हो गए, स्वव्यवस्थित हो गए और कतारबद्ध होकर के बड़े अच्छे लयबद्ध तरीके से प्रार्थना का गान करते हैं। अगर कोई वाद्य यंत्र है, किसी बच्चे में ऐसी रुचि है जो वाद्य यंत्र भी बजा सकता है, तो ऐसे बच्चों को भी मौका दिया जाता है। अब देखा ये गया है कि शिक्षकगण काफी वैसे माहौल को एंजॉय करते कि देखो अपने विद्यालय में प्रार्थना काल भी कितना बेहतर चल रहा है। ये सांस्कृतिक कला समिति प्रार्थना काल में विद्यालय के सभी बच्चों को बारी बारी से मौका दे सकती है प्रार्थना कराने। इससे उनके अंदर का हेजिटेशन भी दूर होता है, उनकी झिझक दूर होती है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और विद्यालय में एक बेहतर माहौल तैयार होता है। अगला जो है वो है छठा जो है मिड डे मील कमेटी। ये जो मिड डे मील कमेटी है, जैसे कि देखा जाता है कि विद्यालय में जब मिड डे मील का आयोजन जब होता है, जैसे ही मिड डे मील की घंटी लगती है बच्चे दौड़ करके जाते हैं, मैं पहले। और इस चक्कर में क्या होता है कि बच्चों में जो ठिल्लम ठिल्ला होती है वो धक्का मुक्की हो जाती है। तो ये अनुशासनहीनता की स्थिति दिखती है। तो इसमें मिड डे मील कमेटी बना दी गई। इस मिड डे मील कमेटी का ये कार्य है कि जैसे ही घंटी लगती है मिड डे मील की, तो वो सभी तैनात हो जाते हैं और सभी बच्चों को पंक्तिबद्ध में खड़े करवा करके लाइन से लाइन उनको खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धुलवाते हैं। यहाँ तक बिल्कुल बताते हैं हाथ धोने का तरीका क्या है, अच्छे से बच्चों से हाथ धुलवाते हैं और उन्हें कतारबद्ध बैठाकर सही तरीके से उनको भोजन करवाने का कार्य इन बच्चों का होता है और बच्चों को उचित मात्रा में भोजन मिले। मिड डे मील को जो तैयार किया जा रहा है, इसमें हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, इन सब चीजों का ख्याल रखना ही मिड डे मील कमेटी का कार्य है। इसमें क्या देखा गया कि अब ये मिड डे मील भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, तभी बच्चों को रुझान बेहतर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इन्होंने कमेटी बनाया था जो 7वां है, वो है अभिभावक समूह समिति, पेरेंट ग्रुप कमेटी। इस कमेटी का कार्य क्या है कि कई बार देखा जाता है विद्यालय में, खासतौर से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर जो अभिभावक बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते, वो बहुत ज्यादा रुझान नहीं देते अपने बच्चों, बस उन्हें स्कूल भेज देते हैं और अपने काम में मगन रहते हो। ये भी ध्यान नहीं देता हमारा बच्चा स्कूल गया भी या नहीं गया, पढ़ भी रहा है ठीक से या नहीं पढ़ रहा, क्योंकि पीटीएम में तो अभिभावक पहुंचते ही नहीं है ठीक। उन्हें लगता है कि हमें क्या मतलब है स्कूल से, हमें क्या लेना देना, हम तो निरक्षर है, हम क्या करेंगे, हम का मास्टर साहब डांट पिलाएंगे जाएंगे। ये जो चीजें हैं, ये जो गैप है टीचर और स्कूल के बीच, ये कम्युनिटी एंड स्कूल के बीच में, इसको पाटने का बहुत अच्छा तरीका इन्होंने बनाया, वो है अभिभावक समूह समिति। और अभिभावक समूह समिति में अब कुछ जो विद्यालय के जो बच्चे जो चयनित हुए, जो गांव से ही आते हैं, और अब क्या हुआ कि ऐसे बच्चे, इन्होंने जो अभिभावक समूह समिति बनाई, इनको कार्य दे दिया कि जब कभी भी विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो, कभी कोई पीटीएम हो, तो इन बच्चों का कार्य होगा कि गांव में जाकर के, समुदाय में जाकर के अभिभावकों को खबर करेंगे कि कल पीटीएम है, अंकल जी कल पीटीएम में आना है। अब बच्चे ही जाकर के बोलते हैं। एक्चुअली आज भी ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे अभिभावक है ग्रामीण परिवेश में जिनके पास मोबाइल भी नहीं, तो शिक्षक संपर्क नहीं कर पाते उनको। लेकिन ये जो बच्चों को जब अभिभावक समूह समिति में रखा गया, तो ये समय समय पर अपने आसपास पहुंच जाते हैं और कहते हैं चाचा कल आना है, कल पीटीएम है, कल हमारे विद्यालय में ये प्रोग्राम है, इस तरह। और बाई देव अगर वो बच्चे का अगर बगल का पड़ोसी चाचा अगर नहीं पहुंचा विद्यालय में, तो दूसरे दिन बच्चा पहुंच गया, चाचा कल आप आए नहीं, हमारे विद्यालय में तो बहुत आनंद आया। इस तरह की चीजें होंगी। और साथ ही साथ बच्चे अपने विद्यालय में होने वाली गतिविधियों के बारे में अपने गांव में अपने अभिभावकों को बताते भी हैं कि हमारा विद्यालय किस तरह से बेहतर कर रहा है, विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में, विद्यालय में घटित होने वाले हर उस सफलता, जो भी सफलता की कहानी, सबके बारे में बच्चे या अभिभावक समूह समिति बताते हैं।
और 8वां हम चलते हैं जो है पुस्तकालय समिति, जो हमारे नवचारक ने बनाया था। और इस पुस्तकालय समिति, जैसे मैंने कहा पुस्तकालय समिति, आप सोच रहे होंगे भाई हमारे बहुत सारे विद्यालयों में पुस्तकालय है ही नहीं, तो इस समिति को बनाने का क्या औचित्य? हाँ, हो सकता है, अगर आपको उचित नहीं लग रहा है, आपको ये समस्या नहीं लग रही है, तो हो सकता है आप अपने विद्यालय में पुस्तकालय समिति ना बनाए। लेकिन यहाँ पर नवचारक ने क्या किया था, अगर विद्यालय में उनके पुस्तकालय है तब तो इन बच्चों को जिम्मेदारी दे दी गई बुक, मतलब किताबें आवंटित करने का, निर्गत करने का, उनसे कलेक्ट करने का, मतलब एक अच्छा सर्कुलेशन, मतलब जो है बच्चों को अलॉट करना है बुक और कलेक्ट करना, ये काम दे दिया गया इन्हें। और ना केवल बुक को कलेक्ट करना, बल्कि उन्हें उचित तरीके से बढ़िया से रख रखाव कैसे रखना, ये भी बच्चे सीखे। तो पुस्तकालय समिति ये होगा। लेकिन अगर विद्यालय में पुस्तकालय है ही नहीं, फिर क्या हो सकता है? यहाँ पर बड़ा इनोवेटिव जो लाइब्रेरी इन्होंने बनाया बच्चों, इस समिति ने क्या किया, जैसे बच्चों से कहा कि आपके पास कोई भी अगर आपके पास कोई पत्रिका होती है, कोई अच्छा सा मैगजीन, एजुकेशनल मैगजीन, जैसे चंपक है, विजडम है, अगर कुछ अच्छा मैगजीन आप पढ़ लेते हैं, अब आपके लिए पढ़ी हुई होगी, तो आप चाहे तो उसे डोनेट कर सकते हैं विद्यालय। और विद्यालय में धीरे धीरे बच्चों से कलेक्ट होने लगा, विभिन्न प्रकार के मैगजीन, एजुकेशनल मैगजीन आ गए। अब यहाँ ये जो लाइब्रेरी कमेटी है, ये अलॉट करती है बच्चों को, ताकि ये नॉलेज बाकी सब में भी बीच बीच में आए। तो बच्चों ने अनुशासन भी सीखा यहाँ, चूंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन सीखा कि हम अपने बुक को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद्यालय में, तो कहीं ना कहीं ये लाइफ स्किल भी तो डेवलप हो रहा बच्चों में। ठीक है, आखिरी सबसे जो इन्होंने समिति बनाई है, उस समिति का नाम है एलुमनी एसोसिएशन कमेटी, मतलब पूर्व छात्र छात्रा समिति, जो 9वीं समिति थी। इस पूर्व छात्र छात्रा समिति में क्या होता है, ये समिति जो बच्चे विद्यालय से पास आउट होकर के चले गए हैं, उन बच्चों को भी विद्यालय की समिति में रखा जाता है। कई बार होता है कि विद्यालय से पास आउट होने के बाद कई ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो विद्यालय आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिल पाता है विद्यालय से कनेक्ट होने के। तो शिक्षक ने एलुमनी एसोसिएशन कमेटी बना दी। इसके तहत वैसे पूर्व छात्र छात्रा जो हैं, जो प्रतिभाशाली हैं या जो भी बेहतर छात्र, उन्हें इस कमेटी में जोड़ा गया। और समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पर ये कमेटी एक्टिव होती है और आकर के कहीं न कहीं वर्तमान में उपस्थित विद्यार्थियों को ये मोटिवेट भी करती है, जिससे जो बच्चे हैं उनका उत्साहवर्धन होता है। तो इस प्रकार से देखा गया एलुमनी एसोसिएशन कमेटी ने बड़ा ही अहम भूमिका निभाई। और जो मुझे पर्सनली जो सबसे प्रभावकारी लगा, ये एलुमनी एसोसिएशन कमेटी का जो पूर्व छात्र छात्रा समिति ने इतना बेहतरीन कार्य किया, जो मेरे लिए शब्द नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। उन्होंने क्या किया था, एलुमनी एसोसिएशन कमेटी ने, चूंकि पूर्व छात्र छात्राएं हैं, इन्होंने भूतकाल में पहले अपने समय में उन्होंने महसूस किया था कई तरह की समस्याओं को विद्यालय में। तो अब चूंकि वो पास आउट हो चुके हैं, तो उन समस्याओं को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। इन्होंने देखा कि विद्यालय में नो डाउट बुक तो गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड की जाती है, लेकिन किताबों को, इन पुस्तकों को विद्यालय तक पहुंचते पहुंचते काफी लंबा समय लग जाता है। कई बार कुछ रिमोट एरियाज में बुक को पहुंचते पहुंचते देखा गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो जाता है। अब सोचिए, किसी विद्यालय में अगर जुलाई, अगस्त या सितंबर में अगर बुक वहां पहुंच रहे हैं, तो बच्चों का एजुकेशन कैसे चलेगा, शिक्षक कैसे मैनेज करता हो। तो ऐसे में इस एलुमनी एसोसिएशन ने एक सराहनीय कार्य किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी विद्यालय के बच्चे हैं जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, उन सबसे इन्होंने आग्रह किया, उन सबसे कहा कि आप सभी बच्चों के पास जो पिछली कक्षा की जो किताबें हैं, जो पिछली कक्षा में जहां आप पास आउट होकर के अगली कक्षा में हैं, तो पिछली कक्षा की जो किताबें आपके पास हैं, जो ठीक ठाक हैं, अच्छे तरीके से हैं, उन किताबों का विद्यालय में जमा कीजिए, ऐसा कहा। और अब इससे क्या हो गया कि शुरू के 1-2 साल या मैं तो बहुत बेहतर नहीं, लेकिन 2 से 3 साल होते होते विद्यालय में इतनी सारी किताबें जमा हो गई कि अब सरकार से किताबें आने के इंतजार नहीं कर रहा था विद्यालय। ऑलरेडी इतनी किताबें थी कि कोई भी कक्षा के लिए ऑलरेडी इतनी किताबें थी, वो आवंटित कर दी जाती थी, और विद्यालय में ये जो गतिविधियां बेहतर तरीके से होती। कई ऐसे देश हैं जहां बच्चों को पास आउट होने के बाद जो स्कूल से जो बुक्स उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के बुक्स होते हैं, उन्हें वापस रिटर्न करना होता है दूसरी कक्षा में जाने के लिए। तो इसके जरिए न केवल एक फायदा ये होता है कि बच्चे अपनी किताबों को पढ़ते हैं, बल्कि उसे अच्छे तरीके से उसे रख रखाव भी करते हैं, उसकी अहम भूमिका भी समझते हैं,
और इस प्रकार से कितना अच्छा अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है। अभी ये जो एलुमनी एसोसिएशन कमेटी है, इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने देखा, इन्होंने बच्चों से ये आग्रह किया कि अगर किसी भी विद्यार्थी के पास कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म है जो महज छोटी हो जाने की वजह से वो नहीं पहन पा रहे, लेकिन वो यूनिफॉर्म अभी भी बढ़िया है, तो वो चाहे तो उसे भी अच्छे से धुलाई करके विद्यालय में जमा कर सकते हैं, ताकि ये जो यूनिफॉर्म है किसी जरूरतमंद बच्चे को दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इन विद्यालयों में गरीबी रेखा के बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पास कपड़ों की किल्लत होती, तो वैसे बच्चों को इस तरह के कपड़े अगर प्रोवाइड किया जाए जरूरतमंद बच्चों को, तो बहुत बेहतर कार्य होता है। ये जो सराहनीय कार्य हमारे एलुमनी एसोसिएशन कमेटी ने किया वो काफी बेहतरीन था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो ह्यूमन वैल्यूज था वो डेवलप हो रहा था, जो लाइफ स्किल्स था वो डेवलप हो रहा था। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 9 समितियों ने कैसे बेहतर कार्य किया। अब ये सभी बेहतर समिति, ये जो 9 समितियां हैं, ये सभी एक साथ बैठ करके बाल संसद के बैठक में अपने अपने क्रिएटिव सॉल्यूशन को रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक से एक बेहतर परिणाम देखने को मिले इस बाल संसद के, एक से एक बेहतर तरीके। वो क्या परिणाम थे, कुछ बेहतर बैठक के क्या आउटपुट आए, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बेहतरीन आउटपुट आया वो है मिड डे मील की। मिड डे मील क्यारी क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, देखा जाता है बच्चे जो होते हैं ना, खाने पीने के मामले में बड़े ही मतलब चूजी होते हैं, बड़े नखरे होते हैं बच्चों। स्कूल में क्या है कि बच्चों को दिखता है कि अरे मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हरी साग सब्जियों खाने के नाम पे बड़े ही नखरे करते हैं। कुछ बच्चा कहता है मैं तोरई नहीं खाऊंगा, कोई कहता है कि मैं घिया नहीं खाऊंगा, पम्पकिन नहीं खाऊंगा, ठीक है, कोई कहता है मैं बॉटल गार्ड नहीं खाऊंगा, इस तरह की चीजें होती। तो शिक्षक ने देखा कि कुछ बच्चे तो इतने बदमाश होते हैं, वो तुरई नहीं खाता है ना, तो देखता है मंगलवार के दिन तुरई की सब्जी बननी है स्कूल में, तो मंगलवार को गायब रहता है ऐसा। तो यहाँ पर शिक्षक ने क्या किया, ये जो बाल संसद की जो समिति है, उन्होंने क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर के आए। वो उन्होंने क्या किया, स्कूल में तो अतिरिक्त जमीन थी ही, वहां पर कुछ क्यारियां बना दी, एक गार्डन टाइप, वेजिटेबल गार्डन। बच्चों ने, शिक्षक ने उसे क्रिएट करवाया और बच्चों से उस पर कई ऐसे हरी साग सब्जियों को लगवाया जिसके जरिए जो बेल पे उगती है, जो लता पर उगती है, वैसे हरी साग सब्जियों पर लगाया और बहुत ही कम मेहनत पर बेहतर पैदावार दे जाती है हरी साग सब्जी। इस पर क्या हुआ, अब कैसे लगवाया, बीज तो लग गए, लेकिन इस पर इसकी सिंचाई कौन करेगा। जो विद्यार्थी जो कहता था मैं घिया नहीं खाऊंगा, उस बच्चे को शिक्षक ने कहा बेटा बबलू इधर आओ, ये घिया की जो क्यारी है इसमें तुम्हें पानी डालना। जो बच्चा था राहुल, वो कहता मैं तुरई नहीं खाऊंगा, उसे कहा बेटा राहुल इधर आओ, ये तुरई की क्यारी है, रोज तुम्हें इसमें पानी डालना है, तुम तुरई खाते नहीं हो कोई बात है, रोज इसमें पानी डालना। अब ये बबलू, ये राहुल बेचारा रोज जा जा करके खाता तो नहीं था, लेकिन क्यारी में पानी डालना है। कुछ ही समय बाद क्या होता है, उस क्यारी से एक बेल सी आती और उसके कुछ सप्ताह बाद उस बेल पर बड़ी ही प्यारी सी पम्पकिन, तुरई, घिया आती है। अब क्या होता है, वो जो बच्चा कल तक, वो बबलू जो कल तक खाता तो नहीं था तुरई, लेकिन आज उसके द्वारा उगाई हुई जब तुरई वो देखता है बेल पर, तो उसे लगता है अरे ये तो मेरा उगाया हुआ है, अच्छा विद्यालय में इस मंगलवार को सभी बच्चे तुरई खाएंगे, मेरी वाली तुरई बनेगी ना, सब बच्चे खाएंगे। इसे लगता नहीं इस बार तो मैं भी खाऊंगा। इस बार मंगलवार को जब इसकी बेल की, इसकी क्यारी की तुरई जब पकती है, तो सबसे पहले लाइन पे कौन खड़ा है, बबलू। ये देखा गया। और आज जब वो पहली बार उसे खाता है, कल तक तो नहीं खाता था, आज जब उसे खाता है तो बुरा भी नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि ये वो तुरई है जिसे उसने खुद उगाया है, खुद वो कनेक्टेड रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार देखा गया जो बच्चे कल तक हरी साग सब्जियां नहीं खा रहे थे, आज वो खाना प्रारंभ कर रहे थे। और विद्यालय में कई बार शिक्षकों ने हमें ये भी बताया कि उनके विद्यालय में इतनी हरी साग सब्जियां हो गई कि मिड डे मील में पकने के बावजूद भी बची रह जाती हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में क्या हो गया कि यहाँ पर अब टीचर्स ने क्या किया कि वो टीचर्स आपस में उनकी जो उचित मूल्य है खुद स्कूल मैनेजमेंट को चुका करके खुद उसे जा सकते थे घर पे, मतलब ले जा सकते थे शिक्षकगण, और विद्यालय में को कोष में जमा कर सकते थे। इस प्रकार क्या हो गया, मिड डे मील कमेटी चलेगी। एक है यहाँ पर जो
समिति जो हमारे शिक्षक ने जो बनाई, वो मैं बताना चाहूँगा कि बर्थडे ट्री प्लांटेशन मतलब जन्म दिवस वृक्षारोपण। ये जन्म दिवस वृक्षारोपण क्या है? इस जन्म दिवस वृक्षारोपण में देखा गया कि जो बच्चे, जो छोटे-छोटे बच्चे, तो हरी फूल पत्ते तोड़ने का बड़ा शौक होता है, बहुत मजा आता है बच्चों को तोड़ने। तो अब माली बेचारा जो नए-नए गमले लगाता है, कोई बच्चा आता है चुपके से उखाड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन उखाड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हुआ कि जो बाल संसदीय समिति थी, इन्होंने क्या किया, एक जन्म दिवस वृक्षारोपण का कार्यक्रम इन्होंने चलाया और कहा कि जिस बच्चे का जन्मदिन आता है, जैसे ये जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में हमारे विद्यालय में जितने बच्चों का जन्मदिन आएगा, उन सभी को सामूहिक रूप से उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा और उन सभी बच्चों से कहा जाएगा कि वो सभी एक एक पौधा विद्यालय में ला करके लगाए। तो जो बबलू कल तक खूब पौधे तोड़ा करता था, आज उसका जन्मदिन जब आया है, जब वो पौधा लेकर के आता है और जब वो पौधा लगाता है, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो जाता है। अब मजाल है कि इसके पौधे को कोई और उखाड़े और अब ये दूसरे के भी पौधे नहीं उखाड़ता है, तो देखते ही देखते विद्यालय में न जाने कितने हरे हरे पौधे हो गए, पूरा हरा भरा हो गया विद्यालय। तो ये इस प्रकार से देखा गया कि जन्म दिवस वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा करके बाल संसद ने स्कूल को भी हरा भरा कराया, बच्चों को प्रकृति से कैसे कनेक्ट किया नेचर के जरिए, ये भी यहाँ पर देखा गया। और अगला जो रिजल्ट देखा गया यहाँ पर कि जो आउटपुट निकल रहे थे बाल संसद के समिति की बैठक के, वो था एक था कि ये है अनुमति पत्र का निर्माण। जैसे बच्चों में कई बार देखा जाता है, जब कक्षा में अगर शिक्षकगण नहीं है तो बच्चे बड़े शोरगुल करते हैं, कभी आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। या कभी ऐसा भी हो जाता है कि कई सारे बच्चे टॉयलेट के बहाने बाहर जाते हैं, बाहर में गप्पे कर रहे हैं, बाहर में खेल कूद कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस समिति ने, बाल संसद ने, उन्हें अनुमति पत्र को, जैसे ये कार्ड है, इस तरह से उन्होंने 2 या 3 पास एक कक्षा में रखे और कभी भी किसी बच्चे को अगर बाहर जाना है तो उसे कहा जाए ये पास है, इसे लटकाओ, टांग लो और जाओ। अब अगर कक्षा में एक ही पास रखा गया है तो सोचिए जब तक वो पास वापस आएगा नहीं, दूसरा जाएगा नहीं, तो ये बच्चे स्व अनुशासित हो गए। फिर अगला क्या होता है, अगली जो यहाँ पर देखा गया कि सभी जो बाल संसद की जो समितियां हैं, कौन सी समिति बेहतर कर रही है नहीं कर रही है, उन सभी का मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो मूल्यांकन, ताकि उनको समय समय पर उनको अप्रिशिएट किया जा सके, तो मूल्यांकन करने के लिए क्या किया, साप्ताहिक या मासिक रूप से इन सभी बाल संसद के समितियों की जो सदस्य हैं उनकी गतिविधियों को उनको ऑब्जर्व किया गया ये गृह समिति के द्वारा, और प्रधानमंत्री के सहयोग से उसका मूल्यांकन किया जाता है। और जो बच्चे बेहतर नहीं कर पा रहे हैं उसे किसी दूसरी कमेटी में रखा जाता है या किसी अन्य सदस्य को भी मौका दिया जाता है। इस प्रकार से बाल संसद बड़े सुचारू रूप से चलता है, जहां सभी बच्चे अपनी अपनी भूमिकाओं को बड़े प्रभावी तरीके से करते हैं, अपनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना ये जो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है, इसके तहत एक विद्यालय में बेहतर वातावरण, एक माहौल तैयार होता है। आप सभी शिक्षकगण अपनी सुविधा के अनुसार अपने जो विद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए कितनी भी समिति बना सकते हैं। आप 4 समिति भी कर सकते हैं, 20 समितियां भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बाल संसद को चलाना चाहते हैं। आप चाहें तो बाल संसद में कई तरह के और कमिटीज बना सकते हैं, इसको और भी रोचक तरीके से अपना सकते हैं। तो ये था बाल संसद, और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे उन सभी नवचारकों का जिन्होंने ये इस नवाचार को बाल संसद को देने में अपना योगदान दिया है, और साथ ही उन तमाम शिक्षकगण को, उन सभी शिक्षाविदों को, उन सभी मनीषियों को मेरा बहुत बहुत हृदय आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बाल संसद नवाचार को अपनाया है विद्यालय में, और साथ ही साथ अपने विद्यालय, अपने समुदाय को एक बहुत ही बेहतर लाभ पहुंचा है। आशा करता हूं ये चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, ये बाल संसद का नवाचार आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से आप हमारे ये जो फेसबुक लाइव पर अगर देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करेंगे, इसे शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक जरूर करें। और आपके पास अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप अभी सेशन में लाइव आप हमसे अभी पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और अगर बाद में भी आपके मन में कुछ ऐसा विचार आता है तो भी आप चाहे तो हमें फेसबुक में भी लगातार मैसेज कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज के बारे में साझा कर सकते हैं।
रोज हम इसी समय 11 से 12 के बीच किसी न किसी एक नए नवाचार के साथ आपसे जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, इस नवाचार बाल संसद को यहाँ समाप्त करता हूँ और आपके सभी के सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के पास जो प्रश्न हैं एक एक करके जरूर पूछें। थैंक यू। आप सभी को ये बाल संसद का नवाचार कैसा लगा? अगर आप अपने सुझाव जरूर दें, या किसी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई नया आइडिया हो या कोई नई बात ऐसी हो जो आप साझा करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन मुझसे साझा कर सकते हैं। हम जरूर इसे अपनाएंगे और साथ ही भारतवर्ष के उन तमाम शिक्षकों तक लेकर के जाएंगे। आप अपने कमेंट को, आप अपने सुझावों को फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे के चैट पर अपने प्रश्न रख सकते हैं। मैं स्वयं और हमारे एक्सपर्ट उस पर बने रहते हैं और आपको रिवर्ट करेंगे। आपको इस पर जवाब दिया जाएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं या समस्या है उस पर जो संबंधित जो भी निराकरण है इसे बताया जाएगा। और मेरा ये फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप लगातार हमसे बने रहें और निश्चित रूप से आप अपने सुझाव को जरूर कहें, क्योंकि जब कभी भी आप कोई सुझाव हमें देते हैं या कोई इस बाल संसद को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपने अपने विद्यालय में क्या लाभ देखा, क्या फायदा आपको हुआ या क्या दिक्कतें हुई, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा हौसला अफजाई होती है, हमारा उत्साहवर्धन होता है और साथ ही साथ कुछ नया करने के लिए भी हम उत्साहित होते हैं। और मैं अभी आपके प्रश्न का इंतजार कर रहा हूं। कृपया अपने प्रश्न को पूछें। आप सभी का स्वागत है। मैं देख पा रहा हूं कई लोग ऑनलाइन हैं। जी, इस बाल संसद नवाचार को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, तो कोई समस्या आ रही है या क्या आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, अगर आप साझा करना चाहते हैं, मैं गौतम श्री अरविंदो सोसाइटी से आपका स्वागत करता हूं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर से हम बने रहेंगे कल नए नवाचार के साथ।